दुआ मांगी थी हमने आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की। वो हमारा गम समझ न सके क्योंकि हमें आदत थी मुस्कुराने की। इंडियन रियल एस्टेट के लिए इससे बेहतर शेर कुछ नहीं हो सकता है। हर बजट के पहले उनके ओवरटोन्स, उनके डिमांड्स जो कभी फुलफिल नहीं होते, पोस्ट बजट उनके रिएक्शंस, मुस्कुराने की उन्हें आदत है। इंडियन रियल एस्टेट के बिल्ट एनवायरनमेंट को समझना कोई इतना आसान नहीं है। करीब एक दशक से ज़्यादा मैं रियल एस्टेट सेक्टर पे रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ, और आज भी मैं उनके माइंडसेट को अक्सर नहीं समझ पाता हूँ। अब बेस्ट ऑफ कंज्यूमर रिफॉर्म्स जो हों वो उसको डिमोलिश कर देंगे। याद कीजिए रेरा आने के पहले क्या हुआ था। इंडस्ट्री बॉडी क्रेडाई ने उस समय के यूनियन मिनिस्टर कमलनाथ के सामने पब्लिक इवेंट में इसको बिल्डर हरासमेंट एंड पब्लिक अम्यूजमेंट बिल कहा था। उसके बाद अचानक उनके ओवरटोन्स बदल गए जब रेरा इंप्लीमेंट हुआ। इस बजट में उन्होंने जो कुछ भी मांगा था उसे नहीं मिला है, और मजबूरी उनकी शायद कुछ ऐसी कि वो अभी भी इस बजट की तारीफ कर रहे हैं, इवन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स विदाउट इंडेक्सेशन की तारीफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये रियलिटी चेक का टाइम है। मैं पिछले 10 बजट से देख रहा हूं, बजट के पहले के उनके डिमांड्स और बजट के बाद के उनके ओवरटोन्स का फर्क। उनकी क्या मजबूरी है, ऑन रिकॉर्ड कोई बोलने को तैयार नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड सब मानते हैं कि इस इंडस्ट्री के साथ सौतेला व्यवहार होता है। अब वो क्यों होता है उसके पीछे भी बहुत सारी वजह है। मैं उसमें अगर जाऊंगा तो ये ऑलरेडी लंबा वीडियो है और लंबा हो जाएगा। जब आप बजट के पहले इतनी शोर मचा देते हैं कि इंडस्ट्री के लिए दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाई, सेल्स आर ऑल टाइम हाई, तो फाइनेंस मिनिस्टर आपको क्यों कुछ देंगे। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री के डिमांड्स क्या रहे हैं। सबसे पहले जो उनके साल दर साल हर बजट के डिमांड हैं वो ये हैं, इंडस्ट्री स्टेटस चाहिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस चाहिए, एफोर्डेबल हाउसिंग का जो कैपिंग है 45 लाख का उसका रिवीजन चाहिए, अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी रैशनलाइजेशन चाहिए। ये मेजर डिमांड हर साल के बजट में रहे हैं। इस साल कुछ और नए डिमांड्स में, एक तो स्वामी फंड में उन्होंने एडिशनल 50,000 करोड़ की बात की थी, लैंड पूलिंग पॉलिसी की डिमांड थी, ग्रीन डेवलपमेंट को इंसेंटिवाइज करने की डिमांड थी, सीमेंट स्टील जैसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे जीएसटी 28% से घटाकर 18% करने की डिमांड थी। बहुत सारे जो अनयूटिलाइज्ड गवर्नमेंट लैंड्स हैं उसको एफोर्डेबल हाउसिंग के लिए इन लोगों ने मांगा था। और मॉडल टेनेंसी एक्ट के फास्टर एडॉप्शन की बात हुई थी, रेंटल हाउसिंग को इंसेंटिवाइज किए जाने की बात थी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करने की बात थी, एफडीआई के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने का उन्होंने मांगा था, एनआरआईज को प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करने की बात की थी। बहुत सारे डिमांड्स ऐसे थे जो उन्होंने बायर सेंट्रिक रखा था, और ये एक इंडस्ट्री के नैरेटिव में चेंज मैं पिछले 3-4 सालों से देख रहा हूं। होम लोन इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने की बात की थी। क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम को उन्होंने पीएमए के तहत बढ़ाने की बात की थी। एलटीसीजी टैक्स को रिड्यूस करने की बात की थी, लेकिन इंडेक्सेशन हटाने को नहीं कहा था। एसटीसीजी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के होल्डिंग पीरियड को उन्होंने रैशनलाइज करने की बात की थी। इनकम टैक्स में जो 80C में इंटरेस्ट डिडक्शन की लिमिट है उसको 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख करने की बात हुई थी। ये इनकम टैक्स सेक्शन 24B में जो इंटरेस्ट डिडक्शन है
जो 2 लाख रुपए की है उसको बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की बात की थी। इस डिडक्शन को उन्होंने 80C से बाहर करने की बात की थी, ताकि आपका जो डिडक्शन है उसमें लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएफ, ये सब के डिडक्शन से प्रॉपर्टी मार्केट को अलग रखा जाए। रीट्स के लिए उन्होंने सेक्शन 80C के तहत टैक्स इंसेंटिव की बात की थी। इनकम टैक्स सेक्शन 180EE के तहत फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए अफोर्डेबल कैटेगरी में उन्होंने बहुत कुछ मांगा था। और जो एक प्रॉपर्टी मार्केट के कैपिटल गेन को री इन्वेस्ट करने की लिमिट है 2 करोड़ की, उसको बढ़ाने की बात की थी। क्राइटेरिया जो अफोर्डेबल हाउसिंग का है, जो अभी 45 लाख है और 60 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया है, उसको बढ़ाकर 90 स्क्वायर मीटर कारपेट एरिया और 70 लाख रुपए प्राइस की कैपिंग की बात की थी। लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिमांड्स, मतलब कि इनकी पूरी डिमांड्स को सुनने और समझने के लिए भी एक पेशेंस चाहिए। मिला क्या? हालांकि वित्त मंत्री ने यह कहा कि अर्बन डेवलपमेंट गवर्नमेंट के की प्रायोरिटी एरियाज, 9 की प्रायोरिटी एरियाज में अर्बन डेवलपमेंट है। शायद यही उनके खुश होने की वजह है, क्योंकि जब हम टेंजिबल गेन्स की बात करते हैं तो जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो मार्केट रियलिटी से दूर हैं। फॉर एग्जाम्पल, 3 करोड़ घर, इन्वेस्टमेंट 2.2 लाख करोड़ अंडर PMAY। सबसे बड़ी बात यह है कि PMAY के अभी तक के डाटा में बहुत डिस्क्रिपेंसी है, इवन गवर्नमेंट वेबसाइट पे डाटा में डिस्क्रिपेंसी है। CAG ने भी इसमें इरेगुलरिटीज की बात की है। बहुत सारे PMAY के बेनिफिशियरीज ने पैसा ले लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं किया, और अब वहां पर रिकवरी के चैलेंज आ रहे हैं। दूसरी बात, रेंटल हाउसिंग। दूसरा जो इन्हें मिला है वो है डॉर्मेट्री टाइप एकोमोडेशन अर्बन माइग्रेट वर्कर्स के लिए, और ये PPP मॉडल पे डेवलप करने की बात की है वित्त मंत्री ने। रियलिटी चेक ये है कि इसका कोई ब्लूप्रिंट अभी गवर्नमेंट के पास नहीं है। पिछले कुछ बजट में भी बहुत सारी बातें की गई थी रेंटल हाउसिंग को लेकर, जिस पर काम नहीं हुआ है। मॉडल टेनेंसी एक्ट भी अभी तक कोई 3-4 स्टेट ने ही शायद अडॉप्ट किया है। तीसरी बात, वित्त मंत्री ने कहा कि स्टैंप ड्यूटी को स्टेट्स को लोअर करना चाहिए और विमेन होम बायर को इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए। रियलिटी चेक यह है कि स्टैंप ड्यूटी एक स्टेट सब्जेक्ट है। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे रैशनलाइज कर रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस स्टेट को कंपेंसेट कैसे करेगी, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। लैंड रिलेटेड रिफॉर्म्स की बात की गई है, सेंटर इसको इंसेंटिवाइज करेगा, इसका भी कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। रियलिटी चेक इसकी यही है। लैंड रिलेटेड एक्शंस, अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया जाएगा GIS मैपिंग से। रूरल लैंड को GIS मैपिंग और भू आधार की बात की गई है। अगेन रियलिटी चेक ये है कि इसका कोई ब्लूप्रिंट अभी तक सामने नहीं आया है। वित्त मंत्री ने इसके लिए कोई टाइम फ्रेम की भी बात नहीं की है। अगली चीज जो रियल एस्टेट को मिली है वो है सिटी एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज की बात की गई है। रियलिटी चेक ये है कि हमने अभी तक जो स्मार्ट सिटी की बात की थी उसका क्या स्टेटस है, कितने सिटीज स्मार्ट बने, सिटी के स्मार्ट होने का बेंचमार्क क्या है, इस पर कोई क्लैरिटी आज तक नहीं है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स को 20% से घटाकर 12.5% किया गया है। यह तो हाउसिंग मार्केट के लिए सबसे बड़ा ब्लो है, क्योंकि आपने इंडेक्सेशन बेनिफिट छीन लिया है। अब आपका कैपिटल गेन जो है वो इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है। इंडस्ट्रियल पार्क की बात हुई है, प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क्स इन 100 सिटीज। अब यहां पे भी ये कहा गया है कि स्टेट्स और प्राइवेट पार्टीज का पार्टिसिपेशन होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही हाई फ्लाइंग प्रॉमिस है। अगर हम ग्राउंड रियलिटीज को देखें,
सेंट्रल स्टेट के रिलेशन को देखें तो ये बहुत ही हाई फ्लाइंग प्रपोजल है। स्टेट को और प्राइवेट पार्टी को इंसेंटिवाइज कैसे करेगी केंद्रीय सरकार, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। मेरा अपना व्यू है, ट्रैक टू रियलिटी व्यू ये है कि 2024-25 का यूनियन बजट ने ना सिर्फ रियल एस्टेट को इग्नोर किया है बल्कि इसको डैमेज किया है। होम बायर के सेंटिमेंट पे काफी बुरा असर पड़ा है। प्रॉमिसेस बहुत लॉफ्टी हैं, ओवर एम्बिशंस हैं, बट किसी भी प्रॉमिस का, किसी भी ओवर एम्बिशियस टारगेट का कोई रोड मैप नहीं है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और इसीलिए मूड ऑफ द नेशन तो यही है कि होम बायर्स इस बजट को अब तक का सबसे खराब बजट मान रहे हैं। वापस अपनी बात पे आते हुए, जब आपके किसी डिमांड को फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं माना है, जब रियल एस्टेट को फाइनेंस मिनिस्टर ने किसी तरीके से कोई इंसेंटिवाइज नहीं किया है, उनके कोई पुराने डिमांड्स नहीं माने गए हैं, फिर इसकी तारीफ क्यों? फिर एक बार से वही शेर याद आता है, क्योंकि हमें आदत है मुस्कुराने की।